चलें बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। विल बी कंटिन्यूइंग वेयर वी लेफ्ट द अदर डे। और कल हम लास्ट पे बफर्स के बारे में बात कर रहे थे। मैंने कल आपसे कहा बेटा, बफर्स ऐसे रिएजेंट्स होते हैं which can resist a change in pH upon the slight addition of the acid या base या H positive या OH negative। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि बफर पे जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन में बफर की कंपोजिशन पे आता है, जहां पे आपको कोई भी चार कंपोजिशंस दिए जाते हैं चार ऑप्शंस में। आपको बस ये पूछा जाता है बेटा, इनमें से कौन सी स्पीशीज बिहेव कर सकती है एज अ बफर। और वो कंपोजिशन पहचानने के लिए मैंने आपसे कहा कि हमारे पास बफर्स जो है वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला जो था उसको हमने सिंगल सबस्टेंस बफर कहा था, and that single substance buffer was the mixture of, it was the salt of weak acid and weak base। कुछ एग्जांपल्स हमने वहां पे ली थी बेटा। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस में एक एग्जांपल जो कि जनरली हम लेते हैं बेटा, दैट इज अमोनियम एसिटेट, CH3COONH4, राइट, अमोनियम एसिटेट। क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद ये देगा NH4OH which is a weak base, ये देगा CH3COH which is the weak acid, so this is the salt of weak acid and weak base। और बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हमने कल डिस्कस की। मैंने कहा था कुछ और एग्जांपल्स आप खुद भी डिजाइन कर सकते हो। लेकिन फिर बात यहां तक पहुंची थी कि ये जो आपके पास सिंगल सबस्टेंस बफर्स होते हैं, यानी कि सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड और वीक बेसिस हुआ करते हैं, हाउ दे कैन बिहेव एज बफर, राइट बेटा। इनकी बफर एक्शन किस तरह की होती है, कैसे ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव्स को बेटा पीएच में कंट्रीब्यूशन नहीं करने देते, राइट। उसके लिए आप ये मान लीजिए कि जब भी आप अमोनियम एसिटेट को बेटा पानी में डिसॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये वहां पे आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है। ये सॉल्ट सबसे पहले वहां पे आयोनाइज होके अपने कैटाइंस और एनाइंस प्रोड्यूस करेगा जब भी आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे, ठीक है। और वहां पे आपका CH3CO नेगेटिव और उसके साथ साथ आपका NH4 पॉजिटिव बनता है इन द एक्वियस मीडियम। मगर एट द सेम टाइम चूंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड वीक एसिड बनाता है, यानी कि ये हाइड्रोलाइज हुआ, वो कॉरेस्पॉन्डिंग बेस वीक बेस बनाएगा, यानी कि वो भी हाइड्रोलाइज हुआ। उसके बाद जो आपका ये एसिटेट आयन होता है बेटा, ये असल में वाटर का H पॉजिटिव पिकअप करके अपने आप को कन्वर्ट कर देता है इनटू CH3COOH which is a very weak acid into that aqueous medium। एंड लाइकवाइज जो आपका NH4 पॉजिटिव हुआ बेटा, इसने भी वाटर के आयंस के साथ इंटरेक्ट कर दिया, मगर कौन से आयन के साथ? ऑब्वियसली बेटा OH नेगेटिव के साथ, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी वीक बेस दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और आपको पता है बेटा, जो भी वीक एसिड्स या वीक बेसिस होते हैं, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू देयर आयंस। तो अब जब आपने अमोनियम एसिटेट का सोल्यूशन लिया, तो असल में दिस सोल्यूशन कंटेन्स टू इक्विलिब्रिया। एक आपके पास वीक एसिड का इक्विलिब्रियम है, दूसरा आपके पास वीक बेस का इक्विलिब्रियम है। अब अगर इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, यानी कि वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट के सोल्यूशन में, अगर आपने बाहर से कुछ H पॉजिटिव ऐड कर दिया या रिएक्शन के दौरान कहीं और से कोई H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ, तो वो H पॉजिटिव ऐड होने की वजह से इस H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। जो ही H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन यहां पे ज्यादा हुई, अकॉर्डिंग टू लीचर-लायट प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया, तो जो H पॉजिटिव बेटा ऐड हुआ था, वो असल में इसके साथ रिएक्ट करके CH3COH में कन्वर्ट हुआ। यानी कि जो H पॉजिटिव ऐड हुआ था उसको फ्री नहीं छोड़ा गया, बल्कि उसको CH3CO नेगेटिव ने एब्जॉर्ब करके अपने आप को कन्वर्ट किया इनटू वीक एसिड CH3COOH, जो कि आसानी से वापस आयोनाइज नहीं हो जाता है। सो दैट वे जो आपका यहां पे एसिडिक एसिड बना बेटा, इसने चूंकि H पॉजिटिव को अपने साथ कंबाइंड स्टेट में रखा, ना कि उसको वापस फ्री छोड़ा, जिस वजह से द H पॉजिटिव दैट वाज एडेड सो दैट इट कुड कंट्रीब्यूट टू pH, so that it can lead to change in the pH, that H positive has been trapped by the acetate ion। It has resulted in the formation of very weak acetic acid, जो कि आसानी से इन H positives को वापस नहीं छोड़ेगा।
क्योंकि जब तक ना H पॉजिटिव्स फ्री रहेंगे तब तक वो पीएच में कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, क्योंकि यहां पे इन H पॉजिटिव्स को ट्रैप किया गया, इस वजह से आपका ये H पॉजिटिव पीएच में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। इसी तरह से अगर इसी बेटा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस के सॉल्यूशन में कुछ OH नेगेटिव ऐड हुआ, चाहे किसी रिएक्शन से ऐड हुआ या आपने बाहर से कोई OH नेगेटिव ऐड कर दिया, तो OH नेगेटिव ऐड होने की वजह से इस इक्विलिब्रियम में OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। According to Lecher-Laird principle, equilibrium will be shifted in the forward direction. जब ये equilibrium forward direction में चला गया तो उसकी वजह से बेटा जो भी OH negatives ऐड हुए थे, they were trapped by NH4 positive. It resulted in the formation of weak base ammonium hydroxide, जो कि बहुत आसानी से वापस आयोनाइज नहीं होने वाली. That way, OH negatives have been absorbed and they have not been let free. सो जब H पॉजिटिव ऐड हुए वो भी एब्जॉर्ब हुए, OH नेगेटिव ऐड हुए वो भी एब्जॉर्ब हुए, दे वर नॉट लेट फ्री। और जब H पॉजिटिव OH नेगेटिव फ्री नहीं रहे बेटा, दे कैन नेवर कंट्रीब्यूट टू पीएच। ये एक जनरल मैकेनिज्म रहता है कि कैसे ये सिस्टम जो है बिहेव करेगा एज बफर, कैसे ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव्स को ट्रैप करेगा, कैसे ये पीएच में कोई चेंज आने नहीं देता है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया बेटा, इसमें बहुत सारा एसिड या बहुत सारी बेस को ऐड कर दिया, क्योंकि इस एसिटेट की कुछ वहां पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी बेटा, और वो कॉन्सेंट्रेशन जो है कुछ ना कुछ H पॉजिटिव्स को ट्रैप कर सकती है। लेकिन अगर आपने बहुत सारा H पॉजिटिव ऐड कर दिया, इसी तरह से वहां पे NH4 पॉजिटिव की कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, अगर आपने बहुत सारा OH नेगेटिव बाहर से ऐड कर दिया, उतने सारे H पॉजिटिव या OH नेगेटिव्स को ट्रैप करने के लिए आपको बहुत सारा CH3CO नेगेटिव या NH4 पॉजिटिव चाहिए, जितना कि आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकता। जिस वजह से ज्यादा H पॉजिटिव या OH नेगेटिव अगर आप ऐड करेंगे बेटा, सम ऑफ द H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव्स विल बी एक्चुअली फ्री, क्योंकि उनको ट्रैप करने के लिए कोई एसिटेट नहीं बचेगा, उनको ट्रैप करने के लिए कोई NH4 पॉजिटिव नहीं बचेगा। जब वहां पे बेटा H पॉजिटिव OH नेगेटिव्स आपके पास फ्री, पार्टली फ्री रहे, दे विल श्योरली कंट्रीब्यूट टू पीएच, दे विल श्योरली लीड टू चेंज इन द पीएच। इसीलिए हम डेफिनेशन में कहते हैं बेटा, बफर एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा केमिकल होता है विच कैन रेजिस्ट ए चेंज इन पीएच अपॉन द स्लाइट एडिशन ऑफ H पॉजिटिव या स्लाइट एडिशन ऑफ OH नेगेटिव। क्योंकि एक्सेस ऐड करने के बाद बेटा आपके पास जो बफरिंग रिएजेंट के मटेरियल्स होते हैं, जो उनके आयंस होते हैं, वो इनसफिशिएंट हो जाते हैं उतने सारे H पॉजिटिव OH नेगेटिव्स को ट्रैप करने के लिए। बहरहाल दैट वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन, कि ये सिंगल सबस्टेंस बफर्स कैसे बेटा एज बफर्स बिहेव कर सकते हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज द अदर डे जो हमने सिंगल सबस्टेंस बफर लिया था, मैंने उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके सामने रख दिया। उसके बाद हमारे पास बेटा सेकेंड टाइप ऑफ बफर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एम्फोलाइट्स। एम्फोलाइट्स, राइट? सबसे पहली बात आपको यह समझनी है कि एम्फोलाइट क्या होता है। ठीक, प्लीज रिमेंबर, एम्फोलाइट्स ऐसे मॉलिक्यूलर सिस्टम्स होते हैं which have got both acidic as well as basic group in the molecules, right? जहां पे एक सिंगल मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप भी मौजूद होता है और बेसिक ग्रुप भी मौजूद होता है, ऐसे मटेरियल्स को एम्फोलाइट्स कहते हैं। और याद रखना, जो ये एम्फोलाइट्स होते हैं बेटा, दे कैन ऑल्सो बिहेव एज बफर्स। डेफिनेशन पॉइंट अगर आप लिखें एम्फोलाइट्स क्या है, यू कैन प्लीज मेक योर पॉइंट हियर, यू कैन राइट द केमिकल सबस्टेंसेस, या दीज आर द केमिकल सबस्टेंसेस, राइट? यू कैन मेक योर पॉइंट प्लीज, दीज आर द केमिकल सबस्टेंसेस, chemical substances having both acidic as well as basic groups, having both acidic as well as basic groups, having both acidic as well as basic groups, right? इनको एम्फोलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपके पास है अमाइनो एसिड्स, ठीक है, आपके पास हैं प्रोटीन्स, आपके पास बेटा इन्हीं अमाइनो एसिड्स के ज़िविटर आयंस हुआ करते हैं। ठीक, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें कैटायनिक और एनायनिक पार्ट जो है एसिडिक बेसिक ग्रुप दोनों मौजूद होते हैं बेटा, और उन्हीं एसिडिक और बेसिक ग्रुप्स के होने की वजह से दे कैन बिहेव एज बफर्स। एक सिंपल एग्जांपल के साथ कॉन्सेप्ट को हम कंप्लीट करेंगे बेटा। फॉर एग्जांपल, आपके पास बेटा एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है
NH2CH2COOH, ग्लाइसिन इसको आप कहते हो, ठीक है। अब यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होने का मतलब ये है, दिस इज द बेसिक ग्रुप, और यहां पे कार्बोक्साइलेट के साथ ये H पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि दिस इज द एसिडिक ग्रुप, राइट। अगर आप इस ग्लाइसिन सोल्यूशन में बाहर से कुछ H पॉजिटिव्स ऐड करते हो, ठीक है, बाहर से कुछ H पॉजिटिव्स ऐड करते हो, तो ये लोन पेयर उस H पॉजिटिव को ट्रैप करके उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेती है, जिस वजह से ये H पॉजिटिव बेटा ट्रैप हो जाता है एंड इट्स नॉट लेट फ्री। और अगर H पॉजिटिव फ्री नहीं छोड़ा गया सो इट कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू पीएच। लाइकवाइज अगर आपने बाहर से कुछ OH नेगेटिव ऐड किया या कोई साइड रिएक्शन से OH नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ, बीइंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये यहां से बेटा H पॉजिटिव पिकअप करता है फ्रॉम द एसिड, और OH नेगेटिव H पॉजिटिव को पिकअप करके वाटर बना लेता है, एंड यू नो वाटर इज द वीकेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जिस वजह से वाटर वापस अपने इस OH नेगेटिव को बेटा रिलीज नहीं करता, सो दैट वे दिस OH नेगेटिव हैज बीन ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड इट हैज नॉट बीन अलाउड टू कंट्रीब्यूट टू पीएच। इज दैट पार्ट क्लियर? ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल आपको बताई बेटा, और सिंपल तरीके से मैंने मैकेनिज्म आपके सामने रख दिया, कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक एम्फोलाइट कैसे बिहेव कर सकता है एज अ बफर। यही मैकेनिज्म रहेगा प्रोटीन्स में भी, यही मैकेनिज्म रहता है बेटा ज़िविट्राइनिक फॉर्म्स में भी, राइट। सो दैट वाज एम्फोलाइट buffer for you. उसके बाद बेटा I'll be talking about the third one. They are called as the buffer mixtures. They are the buffer mixtures. और ये जो buffer mixtures आपके पास होते हैं, they are further of two types, right? जो buffer mixtures होते बेटा, they are further of two types. एक आपके पास होता है that's called as acidic buffer, और दूसरा आपके पास है बेटा that is called as the basic buffer. Fine. So one is called as the acidic buffer and the other one is called as the basic buffer. अब सबसे पहले बेटा बफर मिक्सचर्स में हम बात करेंगे एसिडिक बफर की। एसिडिक बफर क्या होता है, ठीक? प्लीज रिमेंबर, एसिडिक बफर जो आपके पास होता है, it can have three possible compositions, right? Three possible compositions. Number one, इट कैन बी ए मिक्सचर ऑफ, किस किस सूरत में आपको समझना है, किस किस सूरत में एसिडिक, किसी मिक्सचर को एसिडिक बफर कहा जा सकता है। नंबर वन, इट कैन बी द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। इसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना है बेटा, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है वीक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COH, और उसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना है, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्ट में एसिड जो है अपना एनाइन कंट्रीब्यूट करता है, तो मैंने एक सॉल्ट लेना है जिसमें इसका एनाइन होगा, मगर सॉल्ट लेना है किसके साथ? विद द स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि कैटायन जो आना चाहिए बेटा वो स्ट्रॉन्ग बेस से आना चाहिए, दैट स्ट्रॉन्ग बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आपके पास वीक एसिड है CH3COH, और उसी वीक एसिड का सॉल्ट मैंने लेना है विद द स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज CH3CONA। दिस कॉम्बिनेशन कैन वर्क एज अ बफर एंड दिस इज कॉल्ड एज द एसिडिक बफर। ठीक है बेटा, अब ये कैसे बिहेव करेगा, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, दैट इज द मैकेनिज्म पार्ट। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। वीक एसिड की बात करनी है, दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड, और इसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना है विद द स्ट्रॉन्ग बेस, दैट विल बी पोटेशियम साइनाइड। ठीक है बेटा मेरा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड, इट्स अ वीक एसिड बेटा, और इसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना है विद द स्ट्रॉन्ग बेस, दैट कैन बी सोडियम बाइकार्बोनेट भी, दैट कैन बी सोडियम कार्बोनेट भी, Na2CO3, राइट। और ये जो कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर होता है बेटा, प्लीज रिमेंबर ये हमारे ब्लड में मौजूद होता है। कभी कभी सीधा ये सवाल आता है बेटा, द बफर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड इज, राइट, एंड दैट बफर इज दिस वन, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट बफर जो है हमारे खून में मौजूद होता है, जो हमारे ब्लड का पीएच बेटा कांस्टेंट मेंटेन करता है। इसी तरह से बेटा वीक एसिड हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, राइट, और इसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना है विद द स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दैट स्ट्रॉन्ग बेस कैन बी Na3PO4, राइट, सोडियम फॉस्फेट।
तो ये हमारे पास सबसे पहला केस हो गया। एसिडिक बफर किस मिक्सचर को कहा जा सकता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। और मैंने आपके सामने 2-4 एग्जांपल्स रखी, उनमें से वो वाली एग्जांपल स्पेशली याद रखना बेटा जो मैंने ब्लड वाले बफर की बात करी है, ठीक है। अब जाके ये जो एसिडिक बफर आपके पास होता है बेटा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, हाउ दिस मिक्सचर कैन बिहेव एज ए बफर। तो इसमें आपके पास सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपके पास CH3COOH है, राइट, CH3COOH है जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड होता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ CH3COO माइनस प्लस वी हैव H पॉजिटिव इन द एक्वियस मीडियम, क्योंकि ये आपके पास बफर सॉल्यूशंस होते हैं। और इसी वीक एसिड में आपने सॉल्ट को भी ऐड किया था विद द स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि ये जो सॉल्ट आपके पास एक्वियस मीडियम में जाएगा ये वहां पे अवेलेबल होता है एज CH3CO नेगेटिव प्लस वी हैव गॉट Na पॉजिटिव, राइट। इनका कुछ पार्ट वहां पे ऑब्वियसली हाइड्रोलाइज भी होगा और कुछ पार्ट एज सच फ्री भी रहता है, ठीक है। अब मैं उस फ्री पार्ट की बात करूंगा। ये जो मिक्सचर आपके पास होता है बेटा वीक एसिड का और एंड इट सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, अगर इस मिक्सचर में आपने बाहर से कोई H पॉजिटिव ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो H पॉजिटिव इसमें कॉमन आयन होने की वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा, और जब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इस इक्विलिब्रियम में बढ़ गई, दिस इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो आपका यहां पे वीक एसिड बन गया, ठीक है, वीक एसिड बन गया। और ये जो आपका CH3CO नेगेटिव यहां पे है, क्योंकि ये भी वहां पे सॉल्ट से भी CH3CO नेगेटिव आएगा और ये भी इसका कॉमन आयन होगा, और ये कॉमन आयन जो है ये भी इस इक्विलिब्रियम को कहां की तरफ शिफ्टेड रखता है, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब आपने इस इक्विलिब्रियम में बाहर से कुछ H पॉजिटिव ऐड कर दिया, दैट H पॉजिटिव शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये एसिडिक एसिड कोशिश करता कि मैं वापस और आयोनाइज हो जाऊं, मगर इसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, इसके कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये इक्विलिब्रियम ज्यादातर सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्टेड रहता है, जिस वजह से बेटा ये जो H पॉजिटिव ट्रैप हो चुके थे, इन H पॉजिटिव्स का वापस रिलीज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। So that way H positive ions have been trapped and this acetate has played a part, right? This acetate has played a part. इसने क्या रोल प्ले कर दिया? इसके कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये इक्विलिब्रियम जो है अक्सर जाके बैकवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्टेड रहता है, ताकि जो H पॉजिटिव ट्रैप हुआ था सुगेस्ट ने वापस रिलीज किया। इसी तरह से अगर आपने इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में बेस को ऐड कर दिया, ठीक है, बेस को ऐड कर दिया, बेस ऐड करने का मतलब यह है कि आपने OH नेगेटिव ऐड कर दिया। वो जो OH नेगेटिव आप ऐड करते हैं बेटा वो इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है। जो OH नेगेटिव आपने ऐड कर दिया वो बेटा इस H पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करता है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर बीइंग द वीकेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। इशुन साल साल वापस आयोनाइज गसान के, जिस वजह से इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर ने बेटा H पॉजिटिव की वजह से OH नेगेटिव को ट्रैप करके वाटर बना दिया एंड दोज OH नेगेटिव्स वेर नॉट लेट फ्री टू कंट्रीब्यूट टू pH। और इस एसिटेट के कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहा, ताकि अगर कभी H पॉजिटिव्स ऐड होके ट्रैप हो गए उनको वापस रिलीज करने का कोई मौका ना मिले। सो that was basically this acidic buffer, how this acidic buffer works, कैसे ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों को एब्जॉर्ब कर देता है। अब इस पूरे सिनेरियो में आप देख सकते हैं बेटा कि जो ये Na पॉजिटिव है, ठीक है, Na पॉजिटिव है, आप कह सकते हैं सर जो आपने OH नेगेटिव ऐड कर दिया उसको Na पॉजिटिव क्यों ट्रैप नहीं करेगा? Why H पॉजिटिव इज ट्रैपिंग OH नेगेटिव, why not Na पॉजिटिव? बाकी तो कोई कैटायनिक पार्ट है ही नहीं जो OH नेगेटिव को ट्रैप कर सकता है, यही दो तो है। क्योंकि आपको पता है कि Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ क्या बनाता है, NaOH, which is a strong base, and strong base means ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड फॉर्म में रहे। सो जब ये NaOH आयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहा, दैट मींस Na पॉजिटिव ने OH नेगेटिव को जैसे ट्रैप किया ही नहीं था, क्योंकि Na पॉजिटिव OH नेगेटिव इंटरैक्ट करने के बाद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH बना गए, OH नेगेटिव सारा वापस रिलीज हो गया, दैट मींस OH नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ अल्टीमेटली इंटरैक्ट नहीं कर पाया।
लेकिन हाँ, OH नेगेटिव जो H पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करके वाटर बना गया, ये वाटर आसानी से वापस आयोनाइज नहीं होने वाला। दैट वे OH नेगेटिव को अगर किसी ने वहां पे ट्रैप किया तो किसने किया? H पॉजिटिव ने ट्रैप कर दिया। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? सो दैट वाज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो यू कैन सी इस एक्शन में इस Na पॉजिटिव का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है बेटा? अब मसला है कि सर आपने Na पॉजिटिव फिर क्यों लिया? असल में आपको ये एसिटेट जो है ये कभी भी फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। ये एसिटेट फ्री फॉर्म में अवेलेबल ना होने की वजह से उसको अपने सॉल्ट फॉर्म में लेना पड़ता है, और वही सॉल्ट जो आपके पास है बेटा आपको सिर्फ एसिटेट प्रोवाइड करता है, जिसका यहां पे पीएच में रोल रहता है। दैट्स वाई एसिडिक बफर की कंपोजिशन में यह भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पास कभी वीक एसिड हुआ और सिर्फ उसका एनाइन भी हुआ, क्योंकि इस वीक एसिड के साथ जब इसका एनाइन मौजूद होगा बेटा, इस एनाइन का पीएच रेगुलेशन में रोल रहता है, कैटाइन का कोई रोल नहीं रहता। दैट्स वाई मेरे पास जो सेकेंड कंपोजिशन बनेगा एसिडिक बफर का, इट कैन बी द मिक्सचर ऑफ, बात समझना, जो मेरे पास सेकेंड कंपोजिशन बनेगा एसिडिक बफर का, इट कैन बी द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स एनाइन, इसी वीक एसिड का एनाइन। इट कैन बी द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, और अगर इसी वीक एसिड का एनाइन किसी सोर्स से मुझे मिलता है बेटा, तब जाके वो कॉम्बिनेशन जो है दैट कैन ऑल्सो बिहेव एज बफर। जैसे अगर आपके पास बेटा वीक एसिड है, एसिडिक एसिड, और उसके साथ कोई एनाइन जो है उसका एनाइन है फ्रॉम एनी अदर सोर्स, राइट? इसी तरह से आपके पास है वीक एसिड हाइड्रोजन साइनाइड, अगर उसका एनाइन आपके पास मौजूद है बेटा, दिस कैन वर्क एज अ बफर। आपके पास है वीक एसिड फॉस्फोरिक एसिड, अगर उसका एनाइन आपके पास हुआ PO4 नेगेटिव, दिस कॉम्बिनेशन कैन वर्क एज बफर अगेन, एंड दिस अगेन द एसिडिक बफर। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? सो एसिडिक बफर में दूसरी गुंजाइश क्या है? इट कैन बी द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड द एनाइन ऑफ द सेम वीक एसिड। बात समझे बेटा? क्योंकि आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखा कि ये जो कैटाइन इसका था, वीक एनाइन के साथ जो कैटाइनिक पार्ट था उसका पीएच में कोई रोल नहीं था बेटा, ये सिर्फ चूंकि अवेलेबिलिटी के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती थी, अदरवाइज अगर हमें ये एनाइन किसी और सोर्स से भी मौजूद होगा, सो दिस plus this one, they can together always work as acidic buffer. Is that part clear? That was basically the second part. और तीसरा जो आपके पास था बेटा, third type of acidic buffer, please remember वो कब होगा? It can be the mixture of, right? It can be the mixture of weak acid and strong base. It can be the mixture of weak acid and strong base. मगर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, but the number of moles of weak acid should be greater than the number of moles of strong base. ठीक है? कंडीशन ये है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक एसिड शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मैंने कोई वीक एसिड लिया, चलिए एसिडिक एसिड को ही लेते हैं, ठीक है? वीक एसिड लिया और मैंने इसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बेटा मिक्सचर में लिया, क्योंकि मैंने कहा ना मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो मेरे पास है बेटा, दिस इज माय वीक एसिड, और ये जो मेरे पास है दिस इज माय स्ट्रॉन्ग बेस। मगर मैंने क्या कहा, इसके नंबर ऑफ मोल्स इसके कंपैरिजन में ज्यादा होने चाहिए। सपोज बेटा मैंने मिक्सचर में इसके 2 मोल्स लिए थे और मैंने मान लीजिए मिक्सचर में इसका 1 मोल लिया था, राइट? जब ये दोनों मिक्सचर में होते हैं एसिड और बेस, प्लीज रिमेंबर, आपको पता है बेटा वहां पे हमेशा इनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, इसका OH नेगेटिव इसके H पॉजिटिव को पिकअप करके वाटर बनाएगा, और इसका CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ बेटा सोडियम एसिटेट बनाएगा, प्लस वी हैव गॉट वाटर एज वेल। अब देखिए ना, क्योंकि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके इसका 1 मोल बना लेता है, तो इनिशियली अगर आपने ये इनिशियल मोल्स हमारे पास है, इनिशियली अगर इसके 2 मोल्स थे, इसका 1 मोल था, इनिशियल का मतलब ये है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, ना ही आपके पास सोडियम एसिटेट होगा, ना ही आपके पास वाटर होगा। लेकिन अगर आप फाइनली बात करेंगे बेटा आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, जब यहां पे एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये रिलीज करेगा 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव, मगर ये रिलीज कर सकता है 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव। 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव विल ओनली रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव, और आपके पास यहां पे 1 मोल ऑफ एसिडिक एसिड जो होगा बेटा वो अनरिएक्टेड रहेगा। एंड बीइंग ए लिमिटिंग रिएजेंट, ये पूरी तरह से खत्म होगा, इसके पास इसके कुछ भी मोल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेंगे, बिकॉज इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ पूरी तरह से रिएक्ट कर गया, लेकिन इसका 1 मोल बचा, ये तो खत्म हो गया। और जब इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो वो इसका भी 1 मोल बनाएगा और वो इसका भी 1 मोल बना लेता है।
अब देखो ना, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिक्सचर में क्या बचा? रिएक्शन मिक्सचर में आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन एक तो आपका वीक एसिड बचा क्योंकि उसका 1 मोल मौजूद है, और आपके पास उसी वीक एसिड का सॉल्ट बन गया विद द स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज यू नो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज द सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस. फाइनली एट द एंड ऑफ द मिक्सचर आपके पास क्या क्या बचा? आपके पास मिक्सचर में वीक एसिड बचा, प्लस आपके पास इसी वीक एसिड का सॉल्ट बचा विद द स्ट्रॉन्ग बेस, है कि नहीं बेटा? आपके पास इसी वीक एसिड का सॉल्ट बचा विद द स्ट्रॉन्ग बेस, एंड यू नो दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स एज विच बफर? दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स एज एसिडिक बफर, राइट? दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स एज एसिडिक बफर. ये आपके पास बेटा तीसरा कंपोजिशन है, क्योंकि इसमें आपको याद रखना है, कभी आपको कहा गया बेटा इनमें से कौन सा मिक्सचर बिहेव कर सकता है एज एसिडिक बफर, आपको एग्जांपल दी गई बेटा CH3COOH प्लस वी हैव CH3COONA, एब्सोल्युटली राइट. आपके पास दूसरी एग्जांपल थी CH3COOH प्लस वी हैव CH3CO नेगेटिव, एब्सोल्युटली राइट. आपके पास तीसरी एग्जांपल थी मिक्सचर कंटेनिंग 2 मोल ऑफ CH3COOH and 1 mole of NaOH. Please remember, this acid base mixture will also be the acidic buffer, because whenever you have the mixture of weak acid and strong base and the number of moles of weak acid are greater than the number of moles of strong base, this combination does work as acidic buffer. और वो कैसे, वो मैंने आपको बेटा बता दिया कि फाइनली इस मिक्सचर में जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, इस मिक्सचर में फाइनली आपके पास एक तो वीक एसिड बचता है और दूसरा बेटा उसकी स्ट्रॉन्ग बेस बनती है विद द उसका सॉल्ट बनता है विद द स्ट्रॉन्ग बेस, एंड मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज ऑलवेज कॉल्ड एज एसिडिक बफर. इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज बेसिकली माय एसिडिक बफर क्या होता है और इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक बफर नाउ, सेकेंड पार्ट ऑफ बफर मिक्सचर, that is called as basic buffer. बेसिक बफर, ठीक है. बेसिक बफर में भी मेरे पास 3 कॉम्बिनेशंस आएंगी बेटा, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 मिक्सचर्स हैं, ठीक है. नंबर 1, मिक्सचर ऑफ वीक बेस. व्हाट इज अ बेसिक बफर? इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस and its salt with the strong acid. मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड. चलिए, हमारी कॉमन बेस है वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका मिक्सचर लेना है और इसका सॉल्ट लेना है, ठीक है. एक तो वीक बेस लिया, दूसरा इसका सॉल्ट लेना है विद द स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है बेटा NaCl HCl आप ले सकते हैं, और HCl अपना Cl नेगेटिव प्रोवाइड करेगा और NH4OH अपना NH4 पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा. NH4Cl बनेगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, राइट? वही मैंने आपसे कहा था, इट हैज टू बी द मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड. लाइकवाइज we have got lithium hydroxide as the weak base, और इसी का सॉल्ट लेना है with the strong acid. Let that be Li2SO4. We have got beryllium hydroxide as the weak base, right? Beryllium hydroxide as the weak base, और इसी का सॉल्ट लेना है with the strong acid. Let it be beryllium sulfate. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो है मिक्सचर ऑफ वीक बेस और उसका सॉल्ट है which can work as basic buffer. Fine. बाकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल वैसा ही है बेटा जैसा हमने एसिडिक बफर में अभी देखा था. जैसे अगर हम सपोज इस पर्टिकुलर बफर की बात करेंगे, NH4OH इज अ वीक बेस जो कि वहां पे पार्शली आयोनाइज होके NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव देगा, राइट बेटा? इसी तरह से जो आपका अमोनियम क्लोराइड वहां पे होगा, ये वहां पे आयोनाइज होने के बाद NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस प्रोवाइड करता है. अगर इस मिक्सचर में हमने बाहर से कुछ OH नेगेटिव्स ऐड कर दिए तो वो OH नेगेटिव्स बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे और ये इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू लीचर-लायर प्रिंसिपल बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद चूंकि ये वीक बेस बनाता है NH4OH, और वीक बेस NH4OH से OH नेगेटिव वापस रिलीज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो मुश्किल ये NH4 पॉजिटिव पैदा करता है. बिकॉज इस NH4 पॉजिटिव के कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये इक्विलिब्रियम हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्टेड रहता है, जिस वजह से ये NH4OH का वापस आयोनाइज होना काफी मुश्किल होगा. So that way, when OH negatives were added, equilibrium was shifted in the backward direction. NH4OH being a weak base, इसका further ionization मुश्किल होने की वजह से ये वापस OH नेगेटिव को आसानी से रिलीज नहीं करेगा.
लाइकवाइज अगर मैंने बाहर से H पॉजिटिव को ऐड कर दिया, वो H पॉजिटिव या तो इसके साथ रिएक्ट कर सकता था या तो इसके साथ तो बहरहाल रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ HCl बनाता है, विच इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा 100% आयोनाइज्ड ही होता है। 100% आयोनाइज्ड मींस कोई इंट्रैक्शन नहीं है। सो H पॉजिटिव इसके साथ इंट्रैक्ट तो नहीं करेगा बेटा, मगर हाँ H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, वाटर, राइट। तो अगेन इसका यहां पे कोई रोल नहीं है। जब H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर वाटर बना गया, वाटर बीइंग एन एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो वापस OH H पॉजिटिव को छोड़ने वाला नहीं है। सो दैट वे H पॉजिटिव हैज बीन ट्रैप्ड बाय OH नेगेटिव एंड OH नेगेटिव हैज बीन ट्रैप्ड बाय NH4 पॉजिटिव टू फॉर्म NH4OH। सो H पॉजिटिव भी ट्रैप हुए, OH नेगेटिव भी ट्रैप हुए बेटा, और वहां पे pH जो है उसमें कोई भी चेंज जो है नहीं आने दिया गया। pH हैज बीन मेंटेन्ड कांस्टेंट। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज समथिंग अबाउट कि ये बफर जो है ये कैसे वर्क करता है। अगेन यू कैन सी इस बफर में जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एनाइन है, इसका कोई रोल पीएच रेगुलेशन में नहीं है। इट इज ओनली दिस कैटाइन जो कि इस इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्टेड रहता है। सो दैट्स व्हाई हम बेटा जब हम इस बफर में कंपोजिशन की बात करेंगे, हमारे पास एक और कंपोजिशन आएगा, इफ आई हैव द मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड द कैटाइन ऑफ द वीक बेस ओनली। ठीक है, सो दैट विल बी माई सेकेंड कंपोजिशन, सेकेंड कॉम्बिनेशन। दिस इज द मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स कैटाइन। इसी वीक बेस का कैटाइन होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपके पास बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, और उसी का कैटाइन अगर आपके पास अवेलेबल हुआ फ्रॉम सम अदर सोर्स, राइट। आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है और अगर इसका कैटाइन अवेलेबल हुआ फ्रॉम सम अदर सोर्स, आपके पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है BeOH होल ट्वाइस, और अगर इसका कैटाइन किसी और सोर्स से अवेलेबल हुआ, दिस कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो वर्क एज बेसिक बफर। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? देन आई टॉक अबाउट द लास्ट वन, which is the mixture of weak base and strong acid. We can again have a basic buffer, मगर तब जाके एक मिक्सचर हो सकता है विच द मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। मगर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक बेस इस बारी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। दिस कॉम्बिनेशन कैन वर्क एज अ बफर। एब्सोल्युटली राइट। अब ये जो आपके पास बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्गर एसिड से ज्यादा होंगे, तब जाके वो कैसे एज बफर बिहेव करेगा, उसके लिए एक एग्जाम्पल हम यहां पे ले सकते हैं। ठीक है, आई विल टेक एन एग्जाम्पल हेयर। वीक बेस, लेट इट बी NH4OH, सिंपल एग्जाम्पल है, समझना भी आसान है। विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, लेट इट बी HCl। ठीक है, ये दोनों में चूंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स, राइट, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इनिशियल मोल्स की बात करूंगा। इनिशियली मैंने इसके क्या लिए, तो ये मेरे पास है वीक बेस, राइट, ये मेरे पास है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बिहेव एज बफर जब इनिशियली इसके मोल्स ज्यादा होंगे। सपोज आपने इनिशियली इसके 2 मोल्स लिए, आपने इनिशियली इसका 1 मोल लिया, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस वी हैव गॉट H2O एज वेल। इनिशियली ये होगा 0, ये होगा 0, इनिशियल मीन जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन आपको पता है कि जब भी एसिड और बेस एक ही मिक्सचर में मौजूद होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेटा। जब यहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो गया बिटवीन NH4OH एंड HCl, क्योंकि इसका 1 मोल इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज करेगा, तो जब इसका 1 मोल इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर गया, बीइंग ए लिमिटिंग रिएजेंट, ये पूरी तरह से खत्म हो गया और इसका 1 मोल आपके पास अनन्यूट्रलाइज्ड बचेगा। मगर चूंकि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करने के बाद इसका 1 मोल बना लेता है, इसका 1 मोल बना लेता है। फाइन। अब मिक्सचर में आपके पास फाइनली क्या क्या बचा? मिक्सचर में आपके पास बेटा फाइनली NH4OH जो है, NH4OH जो है, एक तो ये बचा इसका 1 मोल, और दूसरा ये तो खत्म हो गया, दूसरा NH4Cl हमारे पास बच गया बेटा, है ना। NH4Cl बच गया 1 मोल। बाकी वाटर आपको पता है वो सॉल्वेंट होता है, उसका बनना ना बनना कोई मायने नहीं रखता। तो फाइनली इन द मिक्सचर यू हैव गॉट वीक बेस, और इसी वीक बेस का सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। सो मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज always called as the basic buffer, right? This always called as the basic buffer. वही बात मैंने आपको बेटा समझाने की कोशिश की कि वीक बेस जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होगा, मगर नंबर ऑफ मोल्स वीक बेस के ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड, वो कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव कर सकेगा एज बफर। दैट्स ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द बफर्स, राइट। कैसे
कोई भी कंपोजिशन आप पहचान सकते हैं बेटा क्या एक कंपोजिशन बफर है या एक कंपोजिशन बफर नहीं है. इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डन इन द बफर्स. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वेश्चन नाउ, दैट्स कैलकुलेशन ऑफ पीएच. This is calculation of pH of buffer solutions. ओके, बफर सॉल्यूशंस का पीएच बेटा कैसे निकाला जा सकता है? सबसे पहले बेटा हम इन तीन बफर्स को एनालाइज करते हैं. पहला बफर आपके पास था सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं हम ऑलरेडी उसकी इक्वेशन दिखा चुके हैं. pH of a solution of salt of weak acid weak base is always equal to 7 plus 1 by 2. याद है आपको pKa minus pKb. ठीक है, तो वो चीज हम ऑलरेडी pKw plus pK minus pKb, ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा. ये इक्वेशन मैं आपको पीछे बता चुका हूं, तो आप इस पे जो है क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह का किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं. मगर अगेन रिमेंबर सिंपल सब्स्टिट्यूशन टाइप क्वेश्चन होता है, कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं आता. दूसरा आपके पास था एम्फोलाइट बफर. एम्फोलाइट बफर्स का पीएच निकालने के लिए कोई पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं है, ना ही आपको बेटा इनका पीएच कभी पूछा जा सकता है. उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आपको बफर में पीएच पे पूछा जाता है, दैट इज ईदर अबाउट द एसिडिक बफर्स और द बेसिक बफर्स. इज दैट पार्ट क्लियर? सो जब भी हम बेटा कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर की बात करेंगे, इसमें सबसे पहले हम एसिडिक बफर की बात करेंगे. या फिर एसिडिक बफर लेने से पहले मैं आपको इतना भी बताऊं कि जो भी आपके पास बफर सॉल्यूशंस होते हैं, पर्टिकुलरली एसिडिक और बेसिक बफर, इनका पीएच कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज हेंडरसन-हैसेलबैश इक्वेशन, राइट? सो जब भी आप बफर कैलकुलेशन, बफर में पीएच कैलकुलेशन की बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट आप इसे मेंशन करेंगे बेटा, इट कैन बी कैलकुलेटेड किससे? using Henderson-Hasselbalch equation. Henderson-Hasselbalch equation, ठीक है बेटा. सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे, Henderson-Hasselbalch equation यूज करके एसिडिक या बेसिक बफर का पीएच इवैल्यूएट होता है. नंबर वन. नंबर टू इज दैट अगर एसिडिक बफर की बात की जाए तो एसिडिक बफर के लिए आपका हेंडरसन-हैसेलबैश इक्वेशन क्या रहता है? प्लीज रिमेंबर दैट इज pH is equal to pKa plus we have log of concentration of salt of that buffer mixture divided by the concentration of acid. Okay, you just need to remember this. pH of the salt solution, pH of the buffer acidic buffer solution is always equal to pKa plus we have log of concentration of salt divided by the concentration of acid. क्योंकि आपको पता है बेटा कि आपके पास एसिडिक बफर में एक तो वीक एसिड होता है और दूसरा उसी का सॉल्ट होता है विद द स्ट्रॉन्ग बेस, बस उनकी कॉन्सेंट्रेशंस को यूज करना है. वीक एसिड का pKa क्या होगा वो यूज करना है, अपने सोल्यूशन का pH जो होगा बेटा वो इवैल्यूएट होगा. या फिर मैं ये कहूं pH is also equal to pKa plus we have log of, right? चूंकि ये जो सॉल्ट और एसिड है ये दोनों एक ही रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद होते हैं. फाइन, ये मान लीजिए बेटा वो रिएक्शन वेसल हुआ, इसमें ये दोनों मौजूद हैं, राइट? दोनों इसी में मौजूद है, आपके पास सॉल्ट भी है, आपके पास एसिड भी है, राइट? तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जिसको आप कहते हैं, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. फाइन, चूंकि वट एवर इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फॉर द सॉल्ट, सेम इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फॉर द एसिड एज वेल, राइट? तो अगर मैं सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बदले में लिखूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और एसिड के बदले में लिखूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मगर दोनों चूंकि एक ही सॉल्यूशन में है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऊपर नीचे कैंसल आउट होगा, तो आपके पास क्या बचेगा बेटा? इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड. Is that part clear? Number of moles of salt divided by the number of moles of acid. I hope you got my point. Okay beta, so this is the equation that you can use to calculate the pH of acidic buffers. pH of acidic buffers, please याद रखिए इस equation को ताकि आप pH of the buffer निकाल सकेंगे. एक और बात इसमें याद रखना बेटा, pH will be equal to, this is pKa plus we have log of, right?
अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं मिली मोल्स ऊपर भी निकालना चाहूं, नीचे भी निकालना चाहूं, तो मुझे इन नंबर ऑफ मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो 1000 ऊपर नीचे पूरा कैंसल आउट होगा, ठीक है। आपके पास ऊपर क्या बचेगा? इट विल बी लॉग ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्ट। बात समझना बेटा, लॉग ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास आएगा बेटा मिली मोल्स ऑफ एसिड, ठीक है। आप ये वाली इक्वेशन जो है इसको भी यूज कर सकते हैं ताकि आप एसिडिक बफर जो है उसका पीएच इवैल्यूएट कर पाएंगे। क्वेश्चन पैटर्न्स क्या रहते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट नॉट बिफोर आई टेक द बेसिक बफर्स, राइट। बेसिक बफर्स हमारे पास क्या है, इनके बारे में हम बेटा बात करेंगे। बेसिक बफर्स में हेंडरसन-हेसलबैश इक्वेशन क्या है? बेसिक बफर्स में हेंडरसन-हेसलबैश इक्वेशन को यूज करके हमेशा पहले पीओएच ही निकाला जाता है, राइट। And that pH is calculated by the equation not pKa but this time pKb because इसमें weak base involve हुआ करती है। Plus we have log of concentration of salt, right? Concentration of salt divided by the concentration of base। ठीक है बेटा, ये आपको हेंडरसन-हेसलबैश इक्वेशन है जिसको यूज करके आप बेसिक बफर का पीओएच इवैल्यूएट करते हैं। फिर अगर आपको बेसिक बफर का पीएच पूछा गया हो तो वही अपनी पुरानी इक्वेशन पीएच विल बी इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, राइट। मगर जब भी आप बेसिक बफर में पीएच निकालना चाहें हेंडरसन-हेसलबैश इक्वेशन को यूज करके पहले हमेशा पीओएच ही निकाला करिए, बाद में आप पीएच निकाल सकते हो। और अगर मैं यहां पे बेटा इसके कुछ और फॉर्म्स बता दूं, दैट पीओएच विल बी इक्वल टू पीकेबी प्लस वी हैव लॉग ऑफ concentration of salt के बजाय I'll be writing number of moles of salt divided by number of moles of base। फाइन बेटा, और इसी तरह से यही इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मिलीमोल्स भी आ सकती है, that will be pKb plus we have log of number of moles of salt के बजाय I can take millimoles of salt, right। I can take millimoles of salt divided by number of moles of base के बजाय I can take millimoles of base। Is that part clear बेटा? So that was something about the Henderson-Hasselbalch equation और इसको यूज करके कैसे बेटा डिफरेंट बफर सॉल्यूशंस का पीएच इवैल्यूएट किया जा सकता है। अब इसमें हमारे पास सिर्फ बचा बेटा न्यूमेरिकल सॉल्विंग एस्पेक्ट, कैसे बफर्स पे हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे बफर्स पे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं बेटा, इंशाल्लाह उसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। और पढ़ाई प्लीज ठीक से करिएगा, अपना असाइनमेंट साथ साथ सॉल्व करिएगा। जहां कहीं पर भी दिक्कत आ जाए प्लीज उन क्वेश्चंस को अपने पास एनसर्कल करके रखें। वंस आई एम डन विद द इक्विलिब्रियम आई विल बी टेकिंग द इंट्रैक्शन ऑन द असाइनमेंट एज वेल। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।